प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर का यह छठा पार्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको अनुबद्ध फोकस क्या है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हम आपको यहाँ तक बता चुके थे जिसमें हम आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस में 1/v + 1/u बराबर 1/f कैसे होता है, इस चीज़ को हम आपको प्रूव करके बताए थे। इसके अलावा हम पिछले 5 वीडियो में आपको प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, जिसमें बेसिक से लेकर के हम आपको वैसे सारे क्वेश्चन को हल किए हैं, वैसे सारे क्वेश्चन को बताए हैं जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में बताया है। तो अगर आप वो 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप बारी बारी से जा करके उन 5 वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको इस चैप्टर को समझने में ज़्यादा आसानी होगी और आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। चलिए, तो इस वीडियो में हम आपको अनुबद्ध फोकस क्या है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर हम आपको कुछ बताते हैं, अगर आपको कुछ भी परेशानी होती है तो हम आपको, जैसा कि हर एक वीडियो में बोलते हैं, आप सीधे हमसे टेलीग्राम के माध्यम से कुछ भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर कुछ भी दिक्कत, कुछ भी परेशानी आती है, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप सीधे हमें वहाँ से संपर्क कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर करके आप सीधे मैसेज के जरिए हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए, हम आज अनुबद्ध फोकस से शुरू करेंगे। और अभी तक जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो हम देखेंगे कि अनुबद्ध फोकस क्या है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष पर, जो गोलीय दर्पण होता है जिसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आता है, तो गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष पर स्थित वैसा 2 बिंदु जिसके एक बिंदु पर वस्तु को रखने से दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब बन जाता है। मतलब अगर एक बिंदु पर हम किसी वस्तु को रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बन जाता है, तो ये दोनों बिंदु एक दूसरे के सापेक्ष में अनुबद्ध फोकस कहलाते हैं। देखिए, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसमें 7 वीडियो 8 वीडियो बन जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, मत उबिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और हम आपको सभी टॉपिक्स के बारे में बहुत ही बारीकी से बताए हैं। आपका एक भी टॉपिक छूट न जाए एग्जाम के व्यू से, इसलिए आपको हम वो सब सारे चीज़ बताए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। चलिए, तो अनुबद्ध फोकस के बारे में हम अभी आपको बताया कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष पर स्थित वैसा 2 बिंदु जिसके एक बिंदु पर वस्तु को रखने से दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, तो ये दोनों बिंदु एक दूसरे के सापेक्ष में अनुबद्ध फोकस कहलाते हैं। ऐसा नहीं कि एक बिंदु, बल्कि दोनों बिंदु एक दूसरे के सापेक्ष में अनुबद्ध फोकस कहलाते हैं। आप इसको चित्र के माध्यम से भी यहाँ से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम किसी वस्तु को रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष में अनुबद्ध फोकस है। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आवर्धन क्या है, आवर्धन किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक लाइन में याद रखिएगा कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, अगर दोनों के अनुपात को हम निकालते हैं तो उस चीज़ को हम लोग आवर्धन कहते हैं। या अगर दूसरा परिभाषा दें तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसका सूत्र होता है m बराबर -v/u। ठीक है, आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर -v/u। तो चलिए, हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण की पहचान स्पर्श करके एवं बिना स्पर्श किए हुए कैसे करते हैं। मतलब अगर हमारे सामने अवतल दर्पण रख दिया जाए, उत्तल दर्पण रख दिया जाए और समतल दर्पण रख दिया जाए, और हमसे अगर बोला जाए कि बिना छुए हुए, बिना इसको स्पर्श किए हुए आपको बताना है कि यह उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है कि समतल दर्पण है, तो आप इसकी पहचान कैसे करेंगे। चलिए, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। यह भी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम इस लिखेंगे कि मेज पर रखे 3 दर्पणों को बारी बारी से स्पर्श करने पर पता चलता है कि जिसका परावर्तक सतह धंसा है वह अवतल दर्पण है। हम आपको पहले भी बताए थे कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। ठीक है, इस प्रकार से रहता है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। ठीक है,
तो अगर हम स्पर्श करेंगे और अगर परावर्तक सतह धंसा हुआ प्रतीत होगा, इसका मतलब कि वह अवतल दर्पण है। और जिसका परावर्तक सतह उभरा है वह उत्तल दर्पण है। उ से उभरा और उ से उत्तल, आप इसको इस चीज से भी याद रखिएगा कि जिसका परावर्तक सतह उभरा रहता है उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक सतह समतल है इसका मतलब कि वह समतल दर्पण है। तो इस प्रकार से हम स्पर्श करके उसको पता कर सकते हैं कि यह अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है कि समतल दर्पण है। अगर हमको बोला जाए कि बिना स्पर्श करके आपको बताना है कि यह कौन सा दर्पण है, तो हम इसको कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए बारी बारी से दर्पणों के सामने वस्तु को लाया जाता है। ठीक है, दर्पण हमारे सामने रहेगा, उसके सामने हम किसी वस्तु को लाएंगे और उसे नजदीक और दूर करके प्रतिबिंबों का अवलोकन करेंगे। क्या प्रतिबिंब का अवलोकन करेंगे? तो जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा एवं छोटा बनता है, ठीक है, जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा या छोटा बनता है वह अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार से बड़ा रहता है। ठीक है, और जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है वह उत्तल दर्पण है। हम आपको पहले भी बताए थे, पहले वीडियो या दूसरे वीडियो में, कि अवतल दर्पण में जो होता है वो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा होता है, और उत्तल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार से छोटा होता है। और जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनता है, मतलब जितना बड़ा साइज वस्तु का रहता है अगर उतना बड़ा साइज ही प्रतिबिंब का भी रहता है, इसका मतलब कि वह समतल दर्पण है। चलिए, और बिना दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? ठीक है, हमारे सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ हैं, इसको भी हम लोग देख लेंगे। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? समतल में या अवतल में, उत्तल में या फिर दोनों में? तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आभासी जिसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोलते हैं। तो अब उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या होती है? वास्तविक होती है, वास्तविक तथा सीधा होता है, कि वास्तविक तथा उल्टा होता है, कि आभासी तथा बराबर होता है? तो समतल दर्पण में आप जानते हैं कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार दोनों आपस में बराबर होते हैं और वो आभासी होते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो प्रवृत्ति होती है वो आभासी तथा बराबर होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? हम आपको बताए थे F बराबर R/2। पिछले वीडियो में हमने इसको सिद्ध करके भी बताया था कि F बराबर R/2 कैसे होता है। तो ठीक है, हम आपको बताए थे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो वो आधी होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है? ध्वनि तरंग का, कि परावैगनी तरंग का, कि विद्युत चुंबकीय तरंग का, कि पराश्रव्य तरंग का? तो प्रकाश तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि दर्पण सूत्र क्या है। पिछले वीडियो में ही हमने इसके बारे में पढ़ा था, 5वां पार्ट वीडियो में। ठीक है, तो दर्पण सूत्र क्या है? तो 1/v - 1/u बराबर 1/f। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हमने आपको बताया था कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये आपका जो है वो सूत्र सही है, इसी को हम लोग दर्पण सूत्र भी बोलते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि 1/v + 1/u बराबर 1/f को हम लोग दर्पण सूत्र बोलते हैं। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर पर कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F बराबर R/2। इसी को हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि F बराबर R/2 फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हम एक ही बात को बार बार बोलते हैं जिससे आपको सिर्फ सुनते सुनते और वीडियो को देखते देखते ही आपको सारी बातें याद हो जाए। ठीक है, इसलिए हम एक बात को 2 या 3 बार जरूर रिपीट करते हैं। चलिए, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? एक गोलीय दर्पण का कहने का मतलब यहाँ पर अवतल या उत्तल दोनों हो जाएगा, द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? प्राप्त प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सीधा या उल्टा कोई नहीं होगा, इसका सही आंसर उल्टा हो जाएगा। गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो आवर्धन ऋणात्मक अगर होता है तो इसका मतलब कि वो प्रतिबिंब जो है वो उल्टा प्रतिबिंब है। ठीक है,
चलिए, अब सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में किस चीज़ का व्यवहार किया जाता है? तो आपको हम बताए थे कि अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है। दूसरे या तीसरे वीडियो में हमने इसके बारे में बताया था कि अवतल दर्पण में सोलर कुकर का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी हम आपको बताए थे। इसके बाद हम बताए थे कि स्ट्रीट लाइट में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण का क्यों प्रयोग करते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से दूसरे या तीसरे वीडियो में देखे थे। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है किस चीज़ का? अवतल दर्पण का। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक वाला क्वेश्चन, मोटर चालक के सामने साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। अभी हम आपको बताए कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब क्यों करते हैं इसके बारे में हम ऑलरेडी आपको विस्तार से समझा चुके हैं, तो जाकर के आप वीडियो देख लीजिए, सेकेंड या थर्ड वाला। ठीक है, अब देखेंगे कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल होता है। इसके बारे में भी हम आपको बताए हैं कि सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से पीछे के वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, अब प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में कि वक्र रेखा में कि किसी भी दिशा में, किसमें से सभी? तो प्रकाश की किरणें जो है वो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। अगर यहाँ से प्रकाश निकल रही है तो हमेशा ये सीधी रेखा में ही गमन करेगी, न कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन करती है। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ा में नहीं बल्कि एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। जितने सारे भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके अलावा भी हम आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवाइज कराएंगे सारे चैप्टर खत्म होने के बाद। तो आप बिल्कुल हमारे चैनल पर बने रहिएगा। आपको बोर्ड एग्जाम आते आते पूर्ण रूप से इसकी तैयारी करा दी जाएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। बस आपको हमारा वीडियो देखना है और ध्यान से समझना है और पढ़ना है और घर पर मेहनत करना है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल में, अवतल में, उत्तल में या परवलय दर्पण में। तो जो बड़ा प्रतिबिंब बनता है हम आपको बताए थे कि अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में छोटा बनता है, समतल में वस्तु के आकार के बराबर ही बनता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है, किसमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, आभासी होता है। ठीक है, काल्पनिक और आभासी दोनों एक ही चीज को बोलते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो हम आपको बताए हैं पीछे के वीडियो में कि हजामती दर्पण के रूप में आप हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो हजामती दर्पण या फिर दाढ़ी बनाने के दर्पण में दोनों बात एक ही हुआ, तो हम लोग इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे कि एक अवतल दर्पण के सामने कागज के टुकड़े को कहाँ पर रखा जाए। लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कि एक अवतल दर्पण के सामने कागज के टुकड़े को कहाँ पर रखा जाए, क्यों वह जलने लगे, या घटना क्यों होती है, इसका कारण बताइए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं कि फोकस पर रखने से कागज जलने लगता है। शॉर्ट में इसका आंसर हो जाएगा फोकस में रखने से कागज जलने लगता है। अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा होती है तथा वह फोकस से गुजरती है, इसलिए कागज जलने लगती है। इसका कारण आप देख लिए कि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा होती है। मतलब सभी जगह से प्रकाश की किरणें आती है और एक ही बिंदु पर आकर के जमा हो जाती है, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है और वह फोकस से होकर गुजरती है, इसलिए कागज जलने लगता है। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताए थे इन सब सूत्र के बारे में, 1/v + 1/u बराबर 1/f कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको विस्तार से पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप ये PDF लीजिएगा तो आप इन सभी चीज़ों को देख लीजिएगा, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप अगर चाहें तो इसका नोट भी बना सकते हैं या फिर आप PDF को परचेज कर सकते हैं, PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF को पाने के लिए आप हमसे टेलीग्राम पर हमसे संपर्क करिए। हमसे टेलीग्राम पर बोलिए सर हमें PDF चाहिए, तो हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। जिनको भी PDF चाहिए वो हमसे टेलीग्राम पर मिल सकते हैं और टेलीग्राम के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं और हमसे PDF मंगवा सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ आंकिक प्रश्न है जिसको हम लोग देख लेंगे, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको इसको बनाना पड़ता है। ठीक है,
जैसे u बराबर यहाँ पर दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर, f बराबर दिया हुआ है तो यहाँ पर v का मान निकालना है। तो v बराबर हम लोग जानते हैं FU बटा u माइनस f। अब ये कैसे आया, तो ये सब दर्पण के सूत्र से ही आता है, जो कि अभी अभी आप ऊपर में देखें। इन सब 2-3 सूत्र है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से याद कर लीजिएगा कि f बराबर u इंटू वी बटा u प्लस भी, v बराबर होता है FU बटा u माइनस f, u बराबर होता है f इंटू वी बटा v इंटू f। तो आप इन तीनों फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा ऊपर जो दर्पण का फॉर्मूला बताए हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इन सभी फॉर्मूलों को भी आप अच्छे तरह से देख लीजिएगा। चलिए इसी फॉर्मूला पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमको u बराबर -30 सेंटीमीटर, f बराबर -20 सेंटीमीटर, तो हमको v का मान निकालना है। तो v का मान निकालने के लिए अभी अभी हम आपको ऊपर सूत्र बताए थे, v बराबर FU बटा u माइनस f। तो सीधे सीधे हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर फिट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो v बराबर FU बटा u माइनस f लगा दिए। अब f के जगह f और u के जगह u का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे f का मान हमको दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, तो हम -20 लिख देंगे। इसके बाद u का मान हमको -30 दिया हुआ है तो -30 लिख देंगे। फिर से यहाँ पर u का मान -30 है और -20, तो -20 इंटू -30, तो -20 इंटू -30 क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और 20 में 30 से हम लोग गुना करेंगे तो इस 600 हो जाएगा। और -30 और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -30 और प्लस 20, तो 30 में से 20 घटेगा तो 10 बच जाएगा, जिसमें एक शून्य से एक शून्य हम काट देंगे तो 60 बटा -1 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो है वो -60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे कुछ क्वेश्चन है जो लैंग्वेज में दिए गए हैं, भाषा में दिए गए हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और देख लीजिएगा, और पीडीएफ में जितने सारे भी क्वेश्चंस हैं आप उनको स्क्रॉल करके धीरे धीरे बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 20 सेंटीमीटर पर रखी गई है। मतलब फोकस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, -20 क्यों हो गया, क्योंकि यह अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में f का मान हमेशा निगेटिव में होता है। इस बात को हम आपको पीछे बताए हैं कि अवतल दर्पण में फोकस का मान और वस्तु की दूरी और जो होता है प्रतिबिंब की दूरी, इन सभी चीज़ों को हम लोग निगेटिव में करते हैं, और उत्तल दर्पण में यह सभी चीज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर फिट करके इसको रख देंगे, और उसके बाद हम लोग को देखते हैं सिर्फ सूत्र पर इस सारे मान को बिठा देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फोकस का मान यहाँ पर 20 सेंटीमीटर हो गया, और वस्तु की दूरी मतलब u बराबर हमको यहाँ पर -20 हो गया। यहाँ पर 20 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर -20 हम यहाँ पर इसलिए लिखे क्योंकि हमारा जो है वो अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी को हम लोग निगेटिव से सूचित करते हैं, तो हमको यहाँ पर v बराबर निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, v बराबर UF बटा u माइनस f। किस प्रकार से, अब इस पर हम लोग मान को पुट करेंगे और इसका आंसर हम लोग ले आएंगे। तो यहाँ पर v बराबर UF बटा u माइनस f पर, तो u का मान हमको यहाँ पर दिया हुआ है -20 और f का मान भी हमको -20 दिया हुआ है। तो सिर्फ u के जगह -20 और f के जगह -20 रख करके इसको हम लोग अगर हल करेंगे तो इसका आंसर 400 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बस इतना सिंपल ही क्वेश्चन रहता है जो कि आपको सॉल्व करने रहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा और सभी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम सारे पीडीएफ को ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर दे रहे हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ जाए और आप इस क्वेश्चन को बना भी सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इन सारे क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तो चलिए हम सीधे फिर आते हैं नीचे डिफिनेशन पर। यहाँ से आपके बुक में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं,
तो यहाँ से हम जितने भी सारे भी क्वेश्चन देखेंगे सभी क्वेश्चन आपके बुक से ही हैं, जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न मतलब 1 नंबर का पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद लघुत्तरीय फिर दीर्घोत्तरीय भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले अति लघु देख लेते हैं। समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण कितने बार परावर्तित हो सकती है? तो समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण जो होता है वो एक बार परिवर्तित हो सकती है। इस चीज़ को आप देखिएगा और इस चीज़ को समझिएगा। और इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं, आप सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। चलिए, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है? तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण जो होता है वो अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से आती है उसी प्रकार से आपस में वापस लौट जाती है। उसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे 4th नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। इस क्वेश्चन को हम बार बार आपको बता चुके हैं। समतल दर्पण में किसी वस्तु और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है? समतल दर्पण में किसी वस्तु और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध होता है? तो समतल दर्पण में किसी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में बराबर होते हैं, अर्थात u बराबर v होता है। वस्तु की दूरी को हम लोग u से और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग v से सूचित करते हैं। तो समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में बराबर होते हैं। मतलब अगर यह समतल दर्पण है, जितना दूर पर हमारे यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है उतना ही दूरी पर पीछे प्रतिबिंब भी हमारा दिखाई देगा। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल, जो कि हम बार बार इस चीज़ को आपको बताए हैं। अब गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य या प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष जो कि बार बार हम आपको बताए थे कि अगर ये कोई दर्पण है, अगर इसके बीच से जो रेखा होकर गुजर रही है तो इसी रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष बोलते थे। यहाँ पर ध्रुव होता था, यहाँ पर फोकस होता था। ठीक है, इस प्रकार से इसी रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य या प्रधान अक्ष कहते हैं। अब अवतल दर्पण में फोकस की परिभाषा देना है कि अवतल दर्पण में फोकस की परिभाषा दीजिए। तो प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को ही हम लोग अवतल दर्पण में फोकस कहते हैं। ठीक है, उस बिंदु को हम लोग अवतल दर्पण में फोकस कहते हैं। फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं कि प्रधान अक्ष में समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को हम लोग प्रधान अक्ष की फोकस बोलते हैं। अब गोलीय दर्पण को फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, आकर मिलती है उस गोलीय दर्पण को फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता और त्रिज्या में क्या संबंध है? ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। हम क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा गड़बड़ा गए थे। चलिए, गोलीय दर्पण और फोकस दूरी के वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो आपको हम बार बार बताए हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब f बराबर r/2 होता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो f बराबर r/2 हो जाएगा। एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। एक दर्पण का नाम बताना है जो किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। तो वह हमेशा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में सीधा होता है प्रतिबिंब। ठीक है, उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है, क्योंकि आप देखते होंगे अगर आपके गाड़ी के साइड मिरर में एम्बुलेंस अगर आ रहा है, एम्बुलेंस पर हमेशा एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अगर वो चीज़ आपको अगर अपने दर्पण में दिखाई पड़ती है, अपने साइड मिरर में दिखाई पड़ती है, तो वो एम्बुलेंस आपको सीधा हुआ लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। ठीक है, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए? तो वस्तु का स्थान फोकस और ध्रुव के बीच होना चाहिए। तो अवतल दर्पण में बना जो प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब बनेगा। फोकस और ध्रुव के बीच अगर कोई वस्तु रहेगा तो अवतल दर्पण में उसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। आपको हम बता दें कि ये अगले वीडियो में हम इस
पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। अगला वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का होगा और अगले वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, सिर्फ आपके किताब के जो क्वेश्चन हैं लघु उत्तरीय, अति लघु और दीर्घ उत्तरीय और कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बस इसको अब सोल्व करना बाकी रह गया है। बाकी आपको सारे क्वेश्चंस के बारे में हम आपको बता दिए हैं। चलिए, तो हम लोग देखेंगे कि यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब ही बनता है। अगर कोई वस्तु है वो वक्रता केंद्र पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर बनेगा। अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की वस्तु दूरी जो होता है यू का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। तो अवतल दर्पण में हम आपको बताए हैं कि हमेशा निगेटिव होता है वस्तु की दूरी, या फिर प्रतिबिंब की दूरी भी हमेशा निगेटिव होता है, या फिर जो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और जो फोकस दूरी होती है वो भी हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, तो वस्तु दूरी यू का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो वह हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पर f बराबर -10 दिया हुआ है क्योंकि हमारा यहाँ अवतल दर्पण है। तो यहाँ पर आपको तो 10 लिखा रहेगा, लेकिन आपको खुद से सोचना है कि यदि अवतल दर्पण है तो यह जो मान दिया हुआ है वह निगेटिव में होगा। तो f बराबर -10, u बराबर -15, तो v बराबर हमको निकालना है। तो v का डिफिनेशन आप जानते हैं कि f इंटू यू बटा u माइनस एफ। तो f के जगह f का वैल्यू और u के जगह u का वैल्यू रख देंगे, उसके बाद आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। चलिए, उसके बाद है अवतल दर्पण में किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार बराबर हो। मतलब बोल रहा है कि अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो आपको हम बताए हैं कि अगर किसी भी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे, सी पर रखेंगे, तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर कि किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए, अब 17 नंबर देखेंगे कि क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो जी नहीं, उत्तल दर्पण कभी भी किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, वह हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, या अवतल है या उत्तल दर्पण, आप बताइए। तो यदि फोकस दूरी हमारा निगेटिव में दिया हुआ रहे, आपको हम बार बार बोल रहे हैं अवतल दर्पण का फोकस दूरी निगेटिव होता है, उसका जो वस्तु की दूरी होती है वो निगेटिव होता है और प्रतिबिंब की दूरी वो भी निगेटिव होता है। तो एक दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव है, इसका मतलब है कि वह अवतल दर्पण है। ठीक है, अब 19 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि गोलीय दर्पण की आवर्धन की परिभाषा दीजिए। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इस बात को आप जानते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग आवर्धन कहते हैं। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है। आवर्धन m का जो ऋणात्मक मान है वो क्या बताता है। तो आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष है और उल्टा है। ठीक है, m का मान बताता है कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो आप जानते हैं कि f बराबर r/2, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो सिर्फ यहाँ पर देखकर क्या बोल सकते हैं कि यदि वक्रता त्रिज्या 20 है तो फोकस दूरी 20 की आधा मतलब 10 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा। f बराबर r/2 फॉर्मूले से अगर हम लगाएंगे तो। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखिए। तो उत्तल दर्पण का उपयोग है कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। मतलब वक्रता त्रिज्या तो हमको दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, हमको फोकस दूरी निकालना है। तो f बराबर r/2 अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं
तो f बराबर r/2 फॉर्मूला लगाएंगे तो f बराबर 32/2 हो जाएगा, क्योंकि r हमको यहाँ पर दिया हुआ है, रेडियस हमको दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या 32, तो f बराबर 32/2 बराबर 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब 24 नंबर देखेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर आपको ये चीज लिखना जरूरी होगा कि उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण में आवर्धन +1 का क्या अर्थ है। समतल दर्पण में यदि आवर्धन +1 है तो इसका क्या अर्थ है। इन सारे क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं सभी 2 नंबर का क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन सभी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो समतल दर्पण में आवर्धन 1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, मतलब कि u बराबर v है, तथा प्लस चिन्ह का मतलब है कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। अगर माइनस चिन्ह रहता इसका मतलब कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के से उल्टा है। ठीक है, अब हम लोग 26 नंबर देखेंगे कि एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ACB आपतित होती है, यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगी। ठीक है, तो जब गोलीय दर्पण में प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र में भेजा जाता है तो उसका परावर्तन वक्रता केंद्र से ही होता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर वक्रता केंद्र की तरफ हम किसी प्रकाश को भेज रहे हैं तो उसका जो परावर्तन होगा वो वक्रता केंद्र की तरफ ही होगा। ठीक है, अब देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कि अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग बताइए। तो आपको हम बताए थे कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में और नाई जो दाढ़ी बनाता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हजामती दर्पण में और सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ और आंकिक प्रश्न है जो कि बनाने हैं आपको, तो इसको भी आपको बनाना पड़ेगा, जो कि बुक का क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मतलब कि आपको f दिया हुआ है, u दिया हुआ है, आपको v निकालना है। तो यहाँ पर दर्पण का सूत्र आप लगा दीजिएगा 1/v + 1/u बराबर 1/f, और जहाँ पर v का मान हमको निकालना है तो आप u का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए और f का मान पुट कर दीजिए और इसको सोल्व कर दीजिए, तो इसका आंसर आपका -60 सेंटीमीटर आएगा। सोल्व करना बहुत ही आसान है। वहाँ यहाँ पर देखिए 1/-30 बराबर 1/-20 है। आप दोनों को एक साइड में कर दीजिएगा तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर -1/30 + 1/20 बराबर 1/v हो जाएगा, और -1/30 + 1/20 को अगर हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर 1/60 आ जाएगा। 1/60 करने का मतलब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो v बराबर हमारा -60 सेंटीमीटर आता है। प्रतिबिंब वस्तु की ओर 60 सेंटीमीटर पर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की ओर 60 सेंटीमीटर पर बनेगा। उसी प्रकार से आप ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप इसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके आप इसको खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए कि एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, इस बात को आपको बताना है। तो आप इस चीज़ को खुद से पढ़िएगा और इसको बनाने की कोशिश करिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही हम बताएंगे और इसके आगे से हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, जो कि यहाँ पर से शुरू होगा, यहाँ से आपका शुरू होगा और इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो बहुत कम ही अब अगले वीडियो में बच गया है, बहुत कम समय में आपका अगला वीडियो खत्म हो जाएगा, तो इसको ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए हम चलते हैं, आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। और जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद हो सके। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।